संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए भारत ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस कर दी है। कोच और कप्तान के बीच खिलाड़ियों को लेकर के हुए बड़े डिस्कशन के बाद बनी इस टीम में यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। यशस्वी का तो अंदाजा था कि वो इस टीम में बैकअप ओपनर के तौर पर खेलेंगे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये गौतम गंभीर की पसंद थे और जडेजा रोहित शर्मा की, इसलिए दोनों को टीम में जगह दे दी गई है। जिसका लॉजिक ये दिया गया है कि भारत के सारे मैच दुबई में होने हैं और वहां के स्पिन पिच इन दोनों को मदद करेगी। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 2023 वर्ल्ड कप की टीम का 85% हिस्सा चैंपियंस ट्रॉफी में रिपीट किया है, ठीक वैसे ही भारत ने भी शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा वही 2023 वर्ल्ड कप वाली टीम रिपीट की है। क्यों रोहित और विराट के लिए मुसीबत बनेगी यूएई की पिच, और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों मुश्किल है जीतना, कैसे हैं सभी के ओवरऑल रिकॉर्ड, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, क्रिकमाइंड की खास पेशकश चैंपियंस ट्रॉफी टीम्स एनालिसिस में आज कुंडली खोलेंगे भारतीय टीम के स्क्वाड की और जानेंगे कि क्या हो सकती है एक परफेक्ट 11। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जब टीम सबमिट करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी थी और भारत ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, तो सबको लगा था कि जसप्रीत बुमराह को लेकर टीम संशय में है, लेकिन जब टीम अनाउंस हुई तो पता चला कि संशय सिराज और संजू सैमसन को लेकर के और भी ज्यादा था। दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने फ्रंट पेज पर लिखा है कि गौतम गंभीर और बाकी बीसीसीआई ऑफिशियल्स के बीच 2.5 घंटे तक इस बात पर बहस होती रही कि हार्दिक और शुभमन में से किसे उप कप्तान बनाया जाए। गौतम गंभीर जहां हार्दिक के पक्ष में थे, तो वहीं अजीत अगरकर और रोहित शर्मा शुभमन गिल के पक्ष में थे। इसके अलावा दैनिक जागरण ने यह खबर भी छापी है कि गौतम गंभीर संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर लेना चाहते थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने ऋषभ पंत को लेकर के हामी भरी। तो इन सभी उठापटक के बीच ये रही भारत की 15 सदस्यीय टीम। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शमी, बुमराह, अर्शदीप, जडेजा, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और अक्षर पटेल। चलिए एक एक करके सभी की बात करते हैं। अब किसको क्यों नहीं चुना गया, इस पर डिस्कस करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि टीम सामने आ चुकी है। अब इन्हीं 15 में से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, तो इन्हीं की चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं दो डेब्यूटेंट्स यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर के साथ। यशस्वी को उनकी टी20 बैटिंग की आक्रामक अप्रोच और टेस्ट मैच की टेम्परामेंट वाली बैटिंग की बदौलत इस टीम में जगह मिली है। घरेलू वनडे फॉर्मेट यानी लिस्टे में उनके नाम 32 पारी में 54 की औसत के साथ 1511 रन दर्ज है। हालांकि लगातार टेस्ट और टी20 खेलने की वजह से उन्होंने बहुत समय से लिस्ट फॉर्मेट नहीं खेला है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद बीजीटी में दिखाया है, तो उनका टीम में आना बनता था। सुंदर को भी अच्छा खासा अनुभव है घरेलू मैचों का। अपने करियर में 77 लिस्ट मैच खेल चुके सुंदर के नाम 67 पारियों में 73 सफलताएं दर्ज हैं। तो वहीं उनके बल्ले से 22 की औसत के साथ 983 रन निकले। टीम की कप्तानी कर रहे और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और 2017 का हिस्सा रहे रोहित शर्मा की हालिया रेड बॉल फॉर्म भले ही अच्छी ना हो, लेकिन पिछले 8-10 सालों में व्हाइट बॉल की दुनिया में अगर सबसे अच्छे ओपनर की चर्चा होगी तो उसमें सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का होगा। अपने 17 साल के वनडे करियर में अभी तक 257 पारियां खेल चुके रोहित शर्मा 10,866 रन बना चुके हैं, वो भी लगभग 50 की एवरेज और 92 के स्ट्राइक रेट के साथ। अपने ग्रुप के प्रतिद्वंदियों में रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक 19 पारियों में 51 की औसत के साथ 873 रन बनाए, जिनमें 2 शतक शामिल हैं। यूएई में 5 पारियों में रोहित शर्मा के बल्ले से 105 की औसत के साथ 317 रन निकले। अपने ग्रुप के बाकी 2 प्रतिद्वंदियों न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा की 37 की औसत है और बांग्लादेश के खिलाफ 56 की। अब देखते हैं कि रोहित शर्मा का माइंडसेट कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि व्हाइट बॉल टूर्नामेंट को लेकर के। टीम के उप कप्तान शुभमन गिल की बात करते हैं। रेड बॉल में भली उनकी एवरेज 34-35 ऐसे रहती हो, लेकिन व्हाइट बॉल में उनकी 47 पारियों में 58 की औसत और 101 का स्ट्राइक रेट उनको आने वाले वक्त के एक बड़े बल्लेबाज के तौर पर स्थापित करने की बात करता है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ वो 3 पारियों में केवल 84 रन बना पाए, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ 2 पारियों में 174 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 पारियों में 590 रन। अब क्योंकि गिल उप कप्तान है, तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा के साथ वही ओपनिंग करेंगे। वनडे इतिहास में आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली की बात की जाए तो अपने 16 साल के लंबे करियर में 283 पारियों में 13,906 रन बना चुके हैं, वो भी 94 की स्ट्राइक रेट और लगभग 59 की औसत के साथ। बात की जाए अपने ग्रुप के कॉम्पिटिटर के खिलाफ प्रदर्शन की, तो बांग्लादेश के खिलाफ 16 पारियों में 75 की औसत, पाकिस्तान के खिलाफ 16 पारियों में 52 की औसत और न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 पारियों में 58 की औसत विराट कोहली को मॉडर्न एरा के व्हाइट बॉल यानी वनडे फॉर्मेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनाती है। विराट कोहली अभी तक ऐसी 173 इनिंग्स खेल चुके हैं जिनमें भारत को जीत मिली है और जिनमें उनके नाम 10,049 रन है, जिनमें औसत बनती है 75 की, स्ट्राइक रेट 97 का और शतक बनते हैं 42। और दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए विराट कोहली 64 की औसत हासिल करते हैं, जबकि पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 51 की। हालांकि पिछले कुछ समय से विराट जिस तरीके से आउट हो रहे हैं उनके लिए चिंता का विषय बन सकती है, लेकिन यूएई की पिच पर विराट जरूर अच्छा कर सकेंगे अगर उनको स्पिन खेलने में दिक्कत नहीं हुई तो।
सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में तूफान मचाने वाले मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर के हालिया आंकड़े देखिए। पाडिचेरी के खिलाफ 137 नाबाद, हैदराबाद के खिलाफ 44 नाबाद, कर्नाटक के खिलाफ 114 नाबाद। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि किस फॉर्म के साथ श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने वाले हैं। अगर बात करें उनके पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड की, तो अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में वो 67 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 7 पारियों में 69 की औसत के साथ 484 रन बनाए हैं। अब निश्चित तौर पर अय्यर नंबर 4 पर पहली पसंद होंगे। अब केएल राहुल की चर्चा करते हैं। 72 पारियों का अनुभव रखने वाले राहुल 50 की औसत के साथ 2851 रन बना चुके हैं, जिनमें 7 शतक शामिल है। अपने कंपटीटर पाकिस्तान के खिलाफ राहुल को अभी तक केवल 3 पारियों का एक्सपीरियंस है, जिनमें वो 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 187 रन बना चुके हैं। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ 6 पारियों में 45 की औसत और न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 पारियों में 67 की औसत बताती है भारत के टॉप 5 बल्लेबाज हर एक टीम के खिलाफ जो उनके ग्रुप में है अच्छी फॉर्म रखते हैं और आंकड़े भी अच्छे रखते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चर्चा करते हैं। ऋषभ पंत को टीम में शामिल करने को लेकर सुनील गावस्कर ने भी कोई चौंकाने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके अनुसार ऋषभ का सिलेक्शन नेचुरल था, क्योंकि राहुल विराट कोहली जैसे बल्लेबाज अगर एंकर रोल प्ले करते हैं तो एक बैट्समैन लोअर मिडिल ऑर्डर पर चाहिए जो थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेल सके। बात की जाए ऋषभ पंत के वनडे करियर की, तो अपने पिछले 6 साल के करियर में ऋषभ पंत 27 पारियों में 871 रन बना चुके हैं और उनकी औसत रही है केवल 33.50 की। अमूमन पंत नंबर 4 और 5 पर बैटिंग करते हुए देखे गए, लेकिन उन्होंने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 17 इनिंग्स के लिए, लेकिन औसत रही है 31 की। और नंबर 5 पर 7 पारियों में 44 की औसत रही है और 136 का स्ट्राइक रेट भी। अगर केएल राहुल टीम में खेलते हैं तो ऋषभ पंत का स्थान बनना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और केएल राहुल के खेलने की वजह यह भी है कि ऋषभ पंत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी वनडे मैच खेलने का अनुभव नहीं है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ 1 पारी खेल करके उन्होंने 48 बनाए थे, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 पारियों में केवल 57। तो ऐसे में जाहिर है कि अगर आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो राहुल पंत से ऊपर वरीयता रखते हैं। अब बढ़ते हैं भारतीय टीम की वर्तमान समय की सबसे मजबूत नींव की तरफ, जो है गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल जरूर किया गया है, लेकिन उनकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के फिटनेस का असली टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में देख करके किया जाएगा। अपने करियर में 89 वनडे मैचेस की 88 पारियों में बुमराह के नाम 149 सफलताएं दर्ज है। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो बुमराह ने 2020 के बाद से पहला ओवर डालना शुरू किया है, जहां अभी तक 22 पारियों में वो 33 विकेट दर्ज कर चुके हैं। लेकिन उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आया है दूसरे नंबर पर गेंदबाजी करते हुए, यानी दूसरा ओवर शुरू करने पर। यहाँ उनके नाम 51 पारियों में 91 विकेट है, वह भी केवल 22.84 की औसत के साथ। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बुमराह नई गेंद से पहला ओवर डालते हैं या अर्शदीप के बाद दूसरा ओवर। उससे पहले देखना होगा कि बुमराह फिट होते हैं या उनको बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर बिठाया जाता है। हालांकि 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 5 पारियों में गेंदबाजी की थी और केवल 4 सफलताएं दर्ज की थी। और सबको याद होगा फाइनल का मैच, फखर जमान का विकेट और एक नो बॉल। पूरे 13 महीने बाद टीम में एंट्री करने वाले मोहम्मद शमी की कमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खली थी, लेकिन फिलहाल वो टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने अपनी फिटनेस का नमूना सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में खेल करके दे दिया है। बात की जाए मोहम्मद शमी के वनडे रिकॉर्ड की, तो शानदार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद शमी पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने लगातार 3 पारियों में 4-4 विकेट लेने का कारनामा किया है, और वो तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे तेज 150 विकेट पूरे किए हैं। अगर आंकड़ों की तरफ रुख करें तो मिलता है तेज की औसत के साथ 195 विकेट अभी तक उनके नाम है। अपने कंपटीटर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3 मैच में 5, बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैच में 9 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 मैचेस में 37 सफलताएं हासिल की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। टीम में शामिल इकलौते लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने 7 वनडे पारियों में 12 सफलताएं हासिल की हैं। यह छोटा सा करियर उनके इम्पैक्ट को बयान नहीं कर सकता है, तो उनके लिस्ट आंकड़े देखते हैं। 32 मैचेस की 30 इनिंग्स और 24 की औसत के साथ 53 विकेट, ये निश्चित तौर पर अर्शदीप को एक वैल्यूएबल खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करती है। दुबई की धीमी पिचों पर अर्शदीप की वेरिएशन से भरी गेंदबाजी बहुत ही मददगार होगी। टीम के इकलौते स्पेशलिस्ट स्पिनर चाइना मैन कुलदीप यादव के पास 106 वनडे मैचेस का अच्छा खासा अनुभव है। इन 106 वनडे मैचेस की 103 इनिंग्स में उनके नाम 172 सफलताएं दर्ज है, जहां उनकी इकॉनमी 5 की रही है। वहीं 26 की अच्छी खासी एवरेज भी उनके साथ। 2019 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम बोल्ट कुलदीप यादव वाला डिसमिसल तो आपको याद ही होगा, और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का हर एक बल्लेबाज बाएं हाथ के लेग स्पिनर के खिलाफ कैसे नाचने लगता है, और कुलदीप यादव का रिकॉर्ड भी यही साबित करता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 पारियों में 14 की औसत और 3 की इकॉनमी के साथ 12 विकेट हासिल किए हैं। उनका रिकॉर्ड यही में भी अच्छा रहा है। 6 पारियों में 23 की औसत से 10 विकेट और इकॉनमी केवल 4 की। इसी वजह से उनको बहुत से स्पिनर्स के ऊपर तरजीह दी गई है। ये तो हुआ गेंदबाजों का रिकॉर्ड। अब बात करते हैं टीम की रीढ़ ऑलराउंडर्स की। वाशिंगटन सुंदर की बात हम शुरुआत में कर चुके हैं, तो बचे 3 ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। किसी दौर में भविष्य के कप्तान माने जा रहे हार्दिक पांड्या पहले उप कप्तान बने, और अब वो भी उनके पास नहीं है। 86 वनडे मैचेस की 61 पारियां खेल चुके हार्दिक का 34 की बल्लेबाजी का औसत और 110 का स्ट्राइक रेट उनको एक अच्छे फिनिशर के तौर पर टीम में स्थापित करता है। बात उनकी गेंदबाजी की करें तो 80 पारियों में 84 विकेट उनको एक चौथे तेज गेंदबाज के विकल्प
के रूप में स्थापित करता है। पाकिस्तान के खिलाफ 6 पारियों में 8 सफलताएं और 4 पारियों में 70 की औसत के साथ 209 रन बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वह कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी तक अकेले संघर्ष करने वाले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ही थे। हार्दिक पांड्या की अगर बल्लेबाजी पोजीशन की बात करें, क्योंकि इस वक्त इस पर सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है कि वो खेलेंगे तो किस पोजीशन पर, जडेजा से पहले कि जडेजा के बाद। तो हम आपको बता दें कि 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 24 पारियां खेल चुके हार्दिक 37 की औसत के साथ 786 रन बना चुके हैं, जिनमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। तो चलिए अगले ऑलराउंडर जडेजा की बात कर लेते हैं। बीजीटी में बुरी तरह से फ्लॉप रहे जडेजा पर व्हाइट बॉल से अच्छा करने का अतिरिक्त दबाव होगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि दुबई की पिच से जडेजा कैसे स्मार्टली ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। 197 मैचेस की 189 इनिंग्स में जडेजा 220 सफलताएं हासिल कर चुके हैं। वहीं 132 इनिंग्स में उनके नाम 2756 रन दर्ज है। अपने कंपटीटर पाकिस्तान के खिलाफ जडेजा 12 मैचों की 7 पारियों में 21 की औसत के साथ 130 रन बना पाए हैं। वहीं गेंदबाजी करते हुए 11 पारियों में 12 सफलता हासिल कर पाए हैं। उनका बॉलिंग रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ उतना अच्छा नहीं है जितना कि बांग्लादेश के खिलाफ, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड और खराब है, जहाँ उनकी गेंदबाजी की औसत 81.75 की है। हालांकि बल्लेबाजी करते उन्होंने 11 पारियों में 51 की औसत और 97 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 361 रन बनाए हैं। जडेजा ने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 98 पारियों में 2000 रन बनाए। अब देखने वाली बात होगी कि अगर भारत 3 स्पिनर के साथ जाता है तो फिर अक्षर पटेल कहां पर खेलेंगे। तो अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। 55 इनिंग्स खेल चुके अक्षर पटेल के नाम 64 सफलताएं दर्ज हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई वनडे मैच नहीं खेला है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ 6 पारियों में 6 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 पारियों में 5 विकेट उनके नाम दर्ज है। बात अगर उनकी बल्लेबाजी एक्सपर्ट की करें तो 39 पारी में 19 की औसत के साथ 568 रन उनके टैलेंट के साथ न्याय नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि वो जडेजा की जगह टीम में खेलते हैं या फिर दोनों एक साथ खेलते हैं। तो ऐसे में एक मेन बॉलर को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप हार्दिक को बाहर नहीं कर सकते हैं, और जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं उनका बाहर बैठना बनता भी नहीं है। तो इसी उधेड़बुन में चलिए बनाने की कोशिश करते हैं प्लेइंग 11। आप भी अपनी प्लेइंग 11 बनाकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि सारे आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। तुम्हारी प्लेइंग 11 ये है। ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, नंबर 3 पर विराट, नंबर 4 पर अय्यर, नंबर 5 पर राहुल, नंबर 6 पर हार्दिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल। उसके बाद नंबर 8 से लेकर नंबर 11 तक गेंदबाज खेलेंगे, जो होंगे कुलदीप, अर्शदीप, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। सबसे पहले टीम की कमजोरी की बात करते हैं। इस प्लेइंग 11 में एक कमजोरी नजर आ रही है। हो सकता है कि आपको भी अपनी प्लेइंग 11 में कोई कमजोरी नजर आ जाए। तो हमें जो कमजोरी नजर आ रही है इसमें वो ये है कि आपको कुलदीप के साथ साथ एक और मेन स्पिनर रखना चाहिए था। हालांकि अक्षर, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना जरूरी है, और खास करके तब जब आप एशिया के मैदान के हीरो हैं और ये टूर्नामेंट एशिया के मैदान पर ही खेला जाना है। बाकी ऐसी कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज और, बाय चांस अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा। तो ऐसे में एक ही तरीका हो सकता है कि आपको सुंदर को टीम में रखकर हार्दिक पांड्या से सारे 10 ओवर करवाने पड़ेंगे, या फिर ओवर्स को सही तरीके से डिवाइड करना होगा सभी के बीच में। लेकिन ऐसे में एक और दिक्कत है कि 4-4 ऑलराउंडर खिलाने का फायदा कुछ नहीं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है बुमराह की फिटनेस पर, और ये नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद शमी भी फिटनेस को लेकर के हमेशा खतरे में रहते हैं। उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप इंजेक्शन लगा करके खेला था। तो इस बार की स्ट्रेंथ क्या है ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बतानी है, वो भी कमेंट सेक्शन में #India11 लेकर के कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताने हैं। देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन बताता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।